मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की लिखी पुस्तक सीतायन। तो चलिए चलते हैं इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। कैकई का महल दूसरी रानियों की तुलना में अधिक भव्य और विशाल था। उसमें अयोध्या की कारीगरी के एक से एक उत्कृष्ट नमूने रखे थे। मुझे एक विशाल कक्ष में ले जाया गया। वहां कैकई एक अन्य स्त्री के साथ, जो शायद उसकी प्रशिक्षक थी, तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। दोनों स्त्रियों ने साड़ियां कसकर पैरों के बीच में दबा रखी थीं। कैकई के चेहरे पर पसीने की बूंदें मोती की तरह चमक रही थीं। वह दुबली, पतली, किंतु ताकतवर थी और अपने से कम आयु की स्त्रियों से ज्यादा गतिमान थी। उसकी मुद्रा में कुछ ऐसा था जिससे मुझे चर्मपत्र पर बने छलांग लगाते बाघ की याद आ गई। शायद उसने वह चिन्ह ध्यान से अपने लिए ही चुना था। वह मेरे सामने खड़ी थी। उसे अपनी शक्ति का अच्छी तरह अनुमान था और वह उसका भरपूर उपयोग करना जानती थी। मुझे समझ में आ गया था कि दशरथ उसकी ओर आकर्षित क्यों थे। मुझे देखकर कैकई ने चेहरे से पसीना साफ किया, सिर हिलाकर अपने प्रशिक्षक को जाने का संकेत दिया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि उसने यह दृश्य ध्यान से नियोजित किया था। वह इसी रूप में मेरे सामने आना चाहती थी, ताकतवर, खतरनाक और आकर्षक। वह हंस रही थी, उसके दांत साफ नजर आ रहे थे। वह मेरे सामने खतरनाक प्रतिद्वंदी के रूप में प्रकट हुई थी। इससे पहले मैं कैकई का अभिवादन कर पाती, उसने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारे निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रही थी ताकि तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीर्वाद और विवाह का उपहार दे सकूं। परंतु तुमने मुझे नहीं बुलाया। मैं इस अचानक हुए हमले से चकित रह गई। घबराओ मत, मैंने खुद से कहा, वह यही चाहती है। मैंने थोड़ा समय लिया और उसे प्रणाम करके कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अयोध्या की परंपराओं की जानकारी नहीं है। मिथिला में किसी बड़े व्यक्ति के संकेत के बिना उसे आमंत्रित करना बुरा समझा जाता है। परंतु मैं अब आपसे कह रही हूं कि आपका मेरे घर में स्वागत है। कैकई को मुझसे इतने विश्वास से भरे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। मुझे उसकी आंखों में चमक नजर आई। मैं समझ गई कि मेरी फिर से परीक्षा होने वाली है। मैंने सुना है तुम्हें औषधियों का अच्छा ज्ञान है और तुम्हें जादू भी आता है। सुना है कि प्रेम से संबंधित औषधियां बनाने में तुम्हें महारत हासिल है। शायद यही कारण है कि तुमने राजा दशरथ को उनकी सबसे वृद्ध पत्नी के पास भेजने में सफलता प्राप्त कर ली है। कैकई ने सबसे वृद्ध शब्द पर थोड़ा जोर देते हुए कहा। मुझे क्रोध का आवेग महसूस हो रहा था। यह कौशल्य को वृद्ध बोलने का कारण था। मैं समझ गई, कैकई मुझे जानबूझकर परेशान करना चाहती है ताकि मेरे मुंह से अनुचित शब्द निकल जाएं। मैंने निर्दोष और भोले स्वर में कहा, परंतु मेरी कला आपकी तुलना में कुछ भी नहीं है। आपने कई दशकों से राजा दशरथ को आकर्षित कर रखा है। सतही तौर पर देखें तो मैंने कैकई की प्रशंसा की थी, परंतु मेरी बात को अन्यथा भी लिया जा सकता था। कैकई ने मेरी तरफ तीखी दृष्टि से देखा और फिर बात पलटते हुए हाथ का संकेत किया और बोली, तुम्हें उपचार विद्या का अच्छा ज्ञान है। मैं चाहती हूं तुम मेरी दासी के लिए कोई इलाज बताओ। वह 4 दिन से बीमार है। उसे पेट में जलन और विष्ठा में खून की शिकायत है। एक और परीक्षा। मैंने उसे विनम्रता से टालने का प्रयास किया। कैकई माँ, कृपया मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप स्वयं बहुत अच्छी चिकित्सक हैं। यहाँ तक कि मिथिला के लोग भी इसके लिए आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने युद्ध में घायल राजा दशरथ के 2 बार प्राण बचाए थे। मुझे विश्वास है कि आपने पहले ही अपनी दासी का उपचार करके देख लिया होगा। कैकई ने अधिक जोर दिया तो मैंने कहा, इस तरह की शारीरिक परेशानी कई प्रकार के असंतुलन होने से हो सकती है। सबके लिए अलग अलग तरह के उपचार हैं। क्या मैं आपकी दासी से मिल सकती हूँ? कैकई को एक क्षण के लिए संकोच हुआ। मेरे लिए इतना पर्याप्त था। मैं समझ गई कि उसकी दासी बीमार नहीं थी। वह बहुत बीमार है और खड़ी नहीं हो सकती। कैकई ने कहा, तो मुझे बता दो, मैं उपचार कर दूंगी। अभी गर्मी ज्यादा है, इसलिए मेरा सुझाव है कि उसके पाचन तंत्र को ठंडा रखने की जरूरत है। मैंने कहा, इसमें घी बहुत लाभकारी होगा, परंतु इस समय उसके लिए वह भारी रहेगा। मेरे विचार से 1 गिलास छाछ, उसमें थोड़ा जीरा और पिसा पुदीना डालना अच्छा है। इसके अतिरिक्त शहद में प्रवाल पिष्टी मिलाने से आराम मिलता है, परंतु जरूरी है कि उसे परेशान न किया जाए। उसके बीमार होने पर किसी को क्रोधित भी नहीं होना चाहिए।
कैकई ने मुझे तीखी दृष्टि से देखा। वह जानना चाहती थी कि क्या मेरी बात का अंतिम अंश उस पर किया गया कटाक्ष था, परंतु मैंने भोलेपन से अपनी बात पूरी कर दी, क्योंकि उत्तेजना से पेट के घाव बिगड़ सकते हैं और रक्तस्राव बढ़ सकता है। मेरे घर के उद्यान में प्रवाल पिष्टी है, आपको उसे देते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। कैकई ने बात बीच में काटते हुए कहा, उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं यह बाजी भी जीत गई। मैंने अपनी मुस्कान छिपा ली और उसकी अगली चाल की प्रतीक्षा करने लगी। व्यर्थ बातें बहुत हुई। कैकई ने कहा, मैंने सुना है तुम युद्ध कला में भी निपुण हो। मैं तुम्हें तलवारबाजी का निमंत्रण देना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मिथिला की राजकुमारियां कैसे लड़ती हैं। मैं आश्चर्य से कैकई को देखने लगी। वह मेरे बारे में इतना कैसे जानती थी? अब मैं इस चाल से कैसे बचूंगी? मैंने सोचकर उत्तर दिया, आपकी सूचना के स्रोत सही है महारानी, परंतु आपको पता होना चाहिए कि मैं केवल आत्मरक्षा के लिए लड़ती हूँ। मैं अस्त्र शस्त्र के नाम पर केवल शरीर का उपयोग करती हूँ, और वह भी संकट की घड़ी में। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। कैकई इतनी देर में तलवार लाने का आदेश दे चुकी थी। दो स्त्रियां एक विशाल और भारी तांबे के थाल में 2 तलवारें रखकर ले आईं। एक की मूठ सोने की और दूसरे की चांदी की थी। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने देखा उन स्त्रियों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं उनसे ध्यान हटाकर तलवार को देखने लगी। वे दोनों तलवारें बहुत खतरनाक, लंबी और तीखी थीं। कैकई ने सोने की मूठ वाली तलवार उठाई और उसे थाम लिया। फिर वह मेरी ओर देखने लगी। तलवार उठाओ, क्या मैं राज्य भर में कहलवा दूं कि मिथिला की स्त्रियां चुनौती स्वीकार करने से डरती हैं? मैंने गहरी सांस ली। वह ऐसा भी कर सकती है? मैं जानती थी मुझे अपनी मातृभूमि की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी थी। मैंने साड़ी की परतों को अपने पैरों के बीच बांधा और साड़ी के दूसरे छोर को कमर में बांध लिया। फिर मैंने कैकई से कहा, मैं यह सिर्फ आपके जोर देने पर कर रही हूं, परंतु मैं अपने तरीके से लड़ूंगी। यदि आपने मुझे घायल कर दिया तो आप जीत जाएंगी। यदि मैंने आपको निहत्था कर दिया तो जीत मेरी होगी। ठीक है, कैकई ने कहा। परंतु वह खुश नहीं थी। यदि वह जीत भी गई तो वह अपनी प्रशंसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी निहत्था लड़ रहा था। हमने एक दूसरे के आसपास घूमना शुरू कर दिया। हम एक दूसरे की कुशलता और शैली को भांप रहे थे। कैकई आयु में बड़ी थी और उसने थोड़ी देर पहले ही अभ्यास किया था, इसलिए उसके जल्दी थक जाने की संभावना थी। परंतु वह ज्यादा अनुभवी थी और उसकी तलवार अधिक लंबी थी। मैंने अनुमान लगाया कि वह मुझ पर जल्दी आक्रमण करेगी, परंतु मुझे यह भी विश्वास था कि वह मुझे घायल नहीं करेगी। मैंने मौखिक विवाद में उसे हराकर परेशान कर दिया था और वह केवल मुझसे बदला लेना चाहती थी। हे देवी, मैंने सोचा, आपने मेरे सामने यह चुनौती ऐसे समय पर क्यों प्रस्तुत कर दी, जब सब अच्छा चल रहा था और मैं अयोध्या को अपना समझने लगी थी। यह विचार करते ही मेरे सामने एक उत्तर चमक उठा, जिसे देखकर मेरी आंखें एक क्षण को बंद हो गईं। यह उस अंधकारपूर्ण नियति का अंश है जिसे तुम नहीं जानती। वह तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है। तुम्हें अभी बहुत सी लड़ाइयां लड़नी है। मैं तुम्हें उनके लिए तैयार कर रही हूँ। लड़ाई? कैसी लड़ाई? कैकई ने देखा मेरा ध्यान भटक रहा था। वह तलवार लेकर मुझ पर लपकी। मुझे उसकी धार से बचने के लिए पीछे कूदना पड़ा। हम फिर से एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे थे। कैकई ने तलवार दाहिने हाथ से बदलकर बाएं में थाम ली। वह दोनों हाथों से कुशलता से लड़ सकती थी। यह मेरे लिए अतिरिक्त चुनौती थी। उससे बचने के लिए मुझे तेज गति से हरकत में आना था। मेरे लिए उसकी अगली चाल का अनुमान लगाना भी जरूरी था। मैं उसकी कमजोरी भांपने का प्रयास कर रही थी। उसे मिलने वाला लाभ मैंने पहले ही देख लिया था कि उसने यह लड़ाई खुद शुरू की थी, जबकि मुझे केवल उससे बचना था। कैकई बाघ की तरह तेज थी। वह लगातार एकटक मुझे देख रही थी। फिर वह मेरी ओर बढ़ी। मैं उसकी रणनीति समझ गई थी। वह मुझे दीवार की ओर धकेल कर कोने में घेर लेना चाहती थी और वह इस काम को जल्दी करना चाहती थी। उसे पता था कि मुझ में उससे अधिक ऊर्जा है। मुझे उम्मीद थी कि वह जल्दबाजी में गलती अवश्य करेगी। मेरे अनुमान के अनुसार कैकई जल्दी लाभ लेना चाहती थी। वह लगातार हवा को काटते हुए वार कर रही थी। उसकी तलवार के वार हर बार अलग और पहले से ज्यादा खतरनाक होते थे। कभी कभी वह तलवार से मुझ पर सीधा आक्रमण करती और कभी केवल 1 या 8 की संख्या बनाकर रह जाती थी। मैंने कई बार उसे पीछे से घेरने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी चाल को भांप लिया और मुझे तलवार से रोक दिया। उसकी तलवार तेज गति से चल रही थी। कैकई ने शिकारी की भांति हंसते हुए मुझ पर आक्रमण किया। उसे लगा कि मैं उसकी तलवारबाजी की कला से डर गई हूं और वह आसानी से जीत जाएगी।
नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे अपनी माँ के लिए लड़ना होगा, जिसने मुझे आत्मरक्षा के लिए लड़ना सिखाया है। कौशल्या के लिए लड़ना होगा, जो हमेशा कैकई के ताने सुनती थी। और मिथिला राज्य के लिए लड़ना होगा, जो मेरी मातृभूमि है। मुझे यह सिद्ध करना था कि मिथिला की स्त्रियां शांति प्रिय होती हैं, किंतु छेड़ने पर वह अत्यंत खतरनाक भी हो सकती हैं। मेरे बिल्कुल पीछे दीवार थी। मुझे इस लड़ाई को पलटने के लिए इसे खतरनाक और अप्रत्याशित करना था। कैकई ने जैसे ही मुझ पर हमला करने के लिए तलवार के साथ हवा में छलांग लगाई, मैंने जोरदार चीख के साथ कैकई का तलवार वाला हाथ पकड़ लिया। उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और हाथ से तलवार छूट पड़ी। वह गिर पड़ी। उसकी कलाई मुड़ गई। मुझे बुरा लगा कि उसे चोट आई थी, परंतु मेरे पास समय नहीं था। मैंने तुरंत उसे पीछे से धर दबोचा और उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। मैंने उसे नहीं छोड़ा जब तक उसने हाथ उठाकर हार नहीं मान ली। मुझे लगा कि कैकई नाराज हो जाएगी और बुरा भला बोलकर मुझे जाने को कहेगी, परंतु उसने जैसे ही होश संभाला, वह जोर से हंसने लगी। मैं एक जरा सी लड़की से हार गई, उसने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन मैं शायद इसी योग्य हूं। मैंने तुम्हारी योग्यता को कम समझा, परंतु मैं नहीं चाहती यह बात किसी को पता लगे। यह बात किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कहा। कैकई ने मेरी ओर आश्चर्य से देखा। मैं यह बात राम के अतिरिक्त किसी से नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं उनको सब कुछ बताती हूँ। परंतु मैं उनसे इस बात को गोपनीय रखने का वचन ले लूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपके हाथ में चोट नहीं आई होगी। आप चाहें तो मैं आपके लिए हल्दी और गुगुल की पट्टी तैयार कर सकती हूँ। इस बार जब कैकई ने मुझे देखा, तो वह फिर मेरा मूल्यांकन कर रही थी। क्या उसके मन में मेरे लिए लेश मात्र भी प्रशंसा थी? मुझे तुम्हारे बारे में जो बताया गया था, तुम वैसी नहीं हो, कैकई ने कहा। इससे पहले कि मैं पूछ पाती कि उन्हें मेरे बारे में सूचना किसने दी, कैकई ने ताली बजाई और बहुत सी दासियां सादी वेशभूषा में उपस्थित हो गईं। उनके पास ठंडे और गर्म पानी के 2 कटोरे थे, जिनमें चमेली के फूल थे। उस पानी से हमने मुंह धोया और शरीर पर चंदन का लेप लगाया। इसके बाद एक अन्य दासी सोने का थाल लाई। कैकई ने उनमें से एक सोने का और मोती से बना हार उठाया। उस पर अद्भुत कारीगरी की गई थी। यह मुझे मेरे पिता के राज्य से मिला था, कैकई ने दुखी स्वर में कहा। मुझे अपने राज्य की बहुत याद आती है, हालांकि मैं उस स्थान को कई दशक पहले छोड़ आई थी। क्या आप वहां अब नहीं जाती, मैंने पूछा। नहीं, राजा दशरथ मुझे जाने नहीं देते। उन्हें लगता है कि वह मुझ पर पूरी तरह निर्भर हैं। मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सौभाग्य से मैं यदि भरत को वहां भेजती हूं, तो दशरथ को बुरा नहीं लगता। भरत के मामा और नाना उससे बहुत प्यार करते हैं और वह शत्रुघ्न को भी आमंत्रित कर लेते हैं। दोनों भाइयों को वहां बहुत आनंद आता है। उन्हें अनेक उपहार भी मिलते हैं। रानी का जीवन ऐसे ही समझौतों से भरा होता है। तुम यह बात जल्दी ही समझ जाओगी। यह कहकर कैकई ने वह हार मेरे गले में डाल दिया। वह बहुत भारी और सुंदर था। कैकई ने हार पहनाकर मेरी प्रशंसा की। इसके बाद हमने खाना खाया और दासियों ने हमें स्वादिष्ट भोजन खिलाया। हम अपने अपने बचपन की बातें करते और इस बात की चर्चा करते रहते कि मिथिला का जीवन कैकई के जीवन से कैसे भिन्न है। कैकई ने मुझे महल की अन्य स्त्रियों के विषय में बताया। उनसे दूर रहना, क्योंकि वह खतरनाक है। वह बोली, तुम्हें उनसे सावधान रहना होगा। मैंने अनुमान से विपरीत पाया। कैकई विनोद प्रिय थी और वह अपने ऊपर भी हंस लेती थी। वह अपनी गलतियों की रोचक कहानियां सुनाती तो कभी अयोध्या के लोगों की लज्जाजनक बातें बताती थी। वह बहुत हाजिर जवाब थी और मेरे विचार से हम दोनों बौद्धिकता और आकर्षण में अन्य सभी स्त्रियों से श्रेष्ठ थे। मुझे कुछ समय बाद यह समझ में आया कि दशरथ कैकई के प्रति इतने आकर्षित क्यों थे। वह अनेक बार मुझसे सीधा प्रश्न भी कर लेती थी, जो कौशल्या और मेरे संबंधों को लेकर होता था। या वह दशरथ के साथ भोजन पर हमारी बातचीत के विषय में सुनना चाहती थी, या राजा बनने के बाद राम का शासन अलग तरीके का होगा। वह जब कभी योजना में भरत का नाम लेती तो मुझे सतर्क रहना पड़ता था, ताकि मेरे किसी उत्तर के कारण मुझे बाद में पछताना न पड़े। हमारी बातचीत समाप्त होने के बाद कैकई मुझे द्वार तक छोड़ने आती थी। वह मुस्कुराते हुए गले लगकर मुझे विदा करती और मैं भी पलटकर मुस्कुरा देती थी। मुझे पता था कि वह मुझे आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी, फिर भी मुझे उसका साथ पसंद था। एक बार मुझे जाते समय कैकई ने कहा, आखिर इस राज परिवार में एक समझदार और साहसी स्त्री आ गई है, जो देखने में सुंदर भी है। मुझे आशा है कि आगे भी तुम्हारे साथ बातें होती रहेंगी। राम को कहना
उसकी पसंद बहुत अच्छी है, उसके लिए बहुत अच्छी सहायक और आदर्श रानी सिद्ध हो पाओगी। कैकई के महल से अपने कक्ष लौटते समय मुझे स्वयं पर गर्व हो रहा था। राम के अयोध्या लौटने पर मैंने उन्हें कैकई के साथ हुई भेंट के विषय में बताया। वह सतर्क हो गए। मैंने उन्हें विस्तार से सारी बातें बताई तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने ध्यान से मेरे हाथ पैरों को देखा कि कहीं मुझे चोट तो नहीं लगी थी। ऐसा लगा कि राम मेरी बात से प्रसन्न नहीं थे। मैंने उन्हें निरीक्षण करने दिया क्योंकि मुझे यह देखकर अच्छा लग रहा था। फिर मैंने उनसे कहा, मैं ठीक हूं। मुझे खुशी है कि सब ठीक हो गया, वह बोले। मुझे नहीं पता कैकई माँ क्या सोच रही थी, जिसके चलते उन्होंने यह खतरनाक काम किया। उनका स्वभाव जटिल है, उसे समझना कठिन है। वह हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, जबकि उन्होंने मेरी माँ को बहुत दुख दिया है। वह बहुत चतुर भी हैं और वह इस बात को जानती हैं। शायद यही कारण है कि अन्य रानियों के साथ उसका तालमेल नहीं है। वह दरबार में हो रही गतिविधियों के बारे में जानना चाहती हैं। पिताजी ने उनके बैठने के लिए सभा में अलग स्थान बनवाया है। वह कई बार पिताजी को अच्छी सलाह भी देती हैं और उन्हें सावधान करती हैं। जो भी हो, किंतु तुम्हारा उनसे दूर रहना ही ठीक है। मैंने राम की बात मान ली। मुझे कैकई के पास जाना अच्छा लगता था, परंतु राम कहते थे कि कैकई की सुंदर और स्वस्थ काया से संकट की दुर्गंध आती है। मुझे आगे बढ़कर परेशानी आमंत्रित करने का शौक नहीं था। कैकई के साथ तलवारबाजी से पहले मैंने जो आवाज सुनी थी, यदि वह सचमुच देवी का स्वर था, तो मेरे सामने जल्द ही संकट पैदा होने वाला था। उस रात हम लगभग सो चुके थे कि मुझे अचानक कुछ याद आया। मैंने राम का कंधा थपथपाया। उन्होंने आंख खोली। कैकई की सभी दासियां कुरूप हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? मेरे विचार से वह अपने लिए सुंदर दासियां रख सकती है। क्या यह इसलिए कि वह स्वयं सबसे सुंदर दिखना चाहती है? राम ने हंसकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कैकई को सौंदर्य के मामले में स्वयं पर बहुत विश्वास है। पिताजी पर उसकी इतनी पकड़ है कि वह इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करती। मुझे लगता है कि ऐसा उसकी दासी मंथरा के कारण है, जिसे वह अपने साथ अयोध्या लाई है। क्या तुम्हें पता है कि कैकई के जन्म के समय उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी? मंथरा ने ही कैकई को बड़ा किया। मंथरा कुबड़ी है, इसलिए कैकई किसी सुंदर दासी को साथ नहीं रखती, जिसे देखकर कुबड़ी और कुरूप मंथरा को बुरा लगे या उसके मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाए। मैंने तो किसी कुबड़ी स्त्री को नहीं देखा, मैंने राम से कहा। तुमने उसे नहीं देखा होगा, राम बोले। वह इस बात का बहुत ख्याल रखती है और लोगों के सामने जल्दी नहीं आती, परंतु उसने तुम्हें अवश्य देखा होगा। वह छिपकर तुम्हें देखती होगी और कैकई को तुम्हारे विषय में अवश्य कुछ कहेगी। वह जो कुछ बताएगी, कैकई उसी आधार पर अगली बात तुमसे करेगी। मुझे यह सोचकर अच्छा नहीं लगा कि मुझे कोई छिपकर देख रहा था। मैंने कहा, इसका अर्थ यह है कि मंत्रा अवश्य आपको पसंद करती होगी, तभी कैकई आपके साथ अच्छा व्यवहार करती है। परंतु राम को नींद आ चुकी थी। उन्होंने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। मैं और कौशल्या मंदिर की ओर जा रहे थे। वहां दर्जन पुरोहितों के साथ एक भव्य समारोह का आयोजन होने वाला था। राम का जन्मदिन निकट था और वह अपने पुत्र के लिए प्रार्थना सभा आयोजित करना चाहती थी। हम प्रांगण के रास्ते जा रहे थे। वहां बहुत से छोटे पौधे रंगों के अनुसार लगाए गए थे। मैंने उन्हें मार्ग में उपचारात्मक ऊर्जा दी और उनका दिया आभार महसूस किया। महल के उद्यान कुछ प्राकृतिक तौर पर और कुछ मेरी योजना के चलते अच्छे दिख रहे थे। मैंने सोचा कि अगली बार राजा दशरथ भोजन पर आएंगे तो उनसे अपनी पसंद के कुछ पौधे लगाने की अनुमति लूंगी। मुझे विश्वास था कि वह मान जाएंगे। उन्हें उद्यान में अधिक रुचि नहीं थी। उन्हें जो थोड़ा समय मिलता वह महल के अंदर बिताते थे। मुझे उनकी अनुमति मिलने का इसलिए भी विश्वास था कि क्योंकि पिछले कुछ महीनों के दौरान मैंने उनसे बात करने का सही तरीका जान लिया था। उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनके प्राधिकार को खतरा है। इस कारण वह मुझे पसंद करने लगे थे और मुझे पुत्री की तरह मानते थे। वह भोजन के बाद मुझसे ऐसे मजाक भी कर लेते थे जो राम भी नहीं करते थे। वह मेरे लिए छोटे छोटे उपहार, गाने वाली चिड़िया या आभूषण ले आते थे। वह कभी कभी भोजन के बाद अपना भारी मुकुट उतारकर मुझसे सिर की मालिश करवाते थे। उनके बाल कम होने लगे थे। मैं अपने पिता की भांति उनके सिर में भी बादाम के तेल से मालिश करती थी। कौशल्या के साथ चलते समय मैंने बहुत सी बातें सोच ली थीं। कई सपने देख लिए थे। मैंने सोचा मैं दीवार पर कुछ लताएं और बेलें लगाऊंगी अथवा महल के पत्थर की
दीवारों को मुलायम और सौम्यता देने के लिए सफेद माधवी की लता अथवा गुलाबी फूलों की बेल लगाऊंगी। वृक्षों के बीच से जलधारा भी निकाली जा सकती थी, जो पत्थरों पर गिरकर सुंदर लगेगी। एक कोने में बैठने का स्थान और बगल में चमेली के फूल एकांत के क्षण भी प्रदान कर सकेंगे। मैं किसी कोने में मिथिला की कुछ औषधियां भी लगा सकती हूँ, जिनकी मेरे पास कमी होने लगी थी। मैं यह प्रसन्नता भरी कल्पनाएं कर रही थी। भी मेरा ध्यान अपनी बाईं ओर महल के ऊपरी तल पर हो रही हरकत से भंग हो गया। मार्ग पर अपने पीछे मुझे एक आकृति महसूस हुई। वह छोटे बच्चे के आकार की, किंतु असंतुलित और लड़खड़ाती चाल से हमारा पीछा कर रही थी। क्या वह कोई पशु था? शायद वह रानी का पालतू बंदर हो। और फिर तभी मुझे बात समझ में आ गई। मैंने घबराकर कौशल्या का हाथ थाम लिया। ओ, तुमने कुबड़ी मंत्रा को देख लिया? कौशल्या ने कहा। उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। यह हमारे घर की गुप्तचर है। यह कैकई के साथ उसके विवाह के समय दहेज की तरह यहाँ आ गई थी। मुझे नहीं पता कैकई के पिता के मन में क्या था। मंत्रा का यहाँ कोई काम नहीं है। वह तो सीधी खड़ी भी नहीं हो सकती, परंतु वह कैकई के प्रति पूरी तरह समर्पित है। मुझे नहीं लगता मंथरा के यहाँ रहने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। वह कैकई को बढ़ावा देती है। मुझे समझ में आया कि दशरथ ने हमें अपने माता पिता के घर से दासियों को साथ न लाने की अनुमति क्यों नहीं दी थी। यह बात तुम्हारे मेरे बीच में है, कौशल्या ने कहा। यह कहते हुए उनका स्वर धीमा हो गया। राजा दशरथ भी मंथरा से मुक्ति पाना चाहते हैं, परंतु उन्होंने जब कैकई से मंथरा को बहुत से उपहारों के साथ वापस उनके घर भेजने को कहा, कैकई ने खुद को कोप कक्ष में बंद कर लिया। क्या तुम्हें पता है कि कैकई का अपना एक कोप कक्ष भी है? मुझे नहीं पता दशरथ ने इसकी अनुमति कैसे दी। वह निश्चित रूप से मुझे ऐसा कक्ष नहीं बनवाने देंगे। मैं जानती हूँ कि यह बहुत बर्बर और स्त्रियों के स्वभाव के विपरीत है। फिर कैकई ने सारे आभूषण उतार कर फेंके और रेशमी वस्त्र भी निकाल दिए। उसने खाने पीने से मना कर दिया। उसकी शर्त थी कि राजा दशरथ क्षमा मांगे और वचन दे कि मंथरा जब तक चाहेगी अयोध्या में रहेगी। कौशल्या के स्वर में क्रोध था। एक पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है? आखिर मेरे शक्तिशाली ससुर को, जिनका सभी पड़ोसी राज्य आदर करते थे, कैकई की इच्छा के सामने झुकना पड़ा। यह केवल कैकई का आकर्षण था या कोई अन्य कारण जिसके चलते वह दशरथ पर इतना हावी हो जाती थी? मिथिला में कभी कभी मेरी माँ को मेरे पिता पर क्रोध आता था, क्योंकि लोग उनकी अच्छाई का फायदा उठाते थे। ऐसे में वह स्पष्ट कह देती थी। कभी कभी उनका स्वर तेज भी हो जाता था। एक बार मैंने उन्हें रोते हुए भी देखा था, परंतु सामान्य तौर पर वे कक्ष में बैठकर समस्या को बातचीत से सुलझा लेते थे। उसके बाद पहले से भी अधिक खुश दिखाई पड़ते थे। मैं बड़ी हो रही थी, तो मुझे लगता था कि समस्याओं को सुलझाने का यही सबसे अच्छा और शांतिपूर्वक तरीका होता है। मुझे लगा कि मेरे माता पिता कितने भाग्यशाली थे और उनका संबंध कितना अच्छा और मधुर था। प्रेम विरोधाभास से भरा हुआ होता है। आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं वह आपको दुर्बल बना देता है, और कभी वही व्यक्ति आपको शक्ति भी देता है। परंतु किस तरह की परिस्थितियों में यह बदलाव आते हैं? राम का प्रेम आगे चलकर मेरे पिता जैसा या राजा दशरथ जैसा होगा? यदि किसी बात पर हमारी असहमति होगी तो राम की प्रतिक्रिया कैसी होगी? मैं इन विचारों में खोई थी। फिर मैंने इन्हें खुद से दूर धकेल दिया। कोप कक्ष वाली घटना के बाद कौशल्या ने बताया, मंथरा के पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। वह काम करने का दिखावा भी नहीं करती। उसका बस एक ही काम है। वह दिन भर महल के चक्कर लगाती है और इधर उधर हो रही बातों की और गुप्त रहस्यों को सुनने और देखने का प्रयास करती है। मुझे यह सोचकर भी डर लगता है। हम सिर्फ आशा करते हैं कि वह हमारा पीछा करते करते थक जाएगी। मुझे भी यही उम्मीद थी। हालांकि मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं था, परंतु मंथरा की उपस्थिति मुझे असहज कर देती थी। इसे समझाना मुश्किल है। मैंने पूरा ध्यान रखा कि उसे यह पता न लगे कि मैंने उसे देख लिया है। वह लगातार हमारे पीछे चल रही थी। हालांकि उसके लिए पीछा करना कठिन और पीड़ादायक रहा होगा। फिर हमने महल का वह हिस्सा पार कर लिया। इसके बाद मुझे बहुत समय तक दिमाग में मंथरा के शरीर की दीवार से लगती रगड़ की आवाज सुनाई देती रही। मुझे उसकी अदृश्य आंखें दिखाई देती थीं। यह सोचकर मेरा मन खराब होने लगा। फिर मुझे अचानक इस बात पर ग्लानि हुई कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बुरा सोच रही थी जिसके साथ नियति ने अन्याय किया था। मैंने राम से इस घटना का उल्लेख
नहीं किया। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ अगले अंक तक। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।